नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। पिछली बार कुछ तकनीकी कमियों की वजह से हमारा लेक्चर जो है बीच में छूट गया था। अब हम देखेंगे कि उसके हम प्रभाव देख रहे थे पुनर्जागरण के चौथे लेक्चर में। प्रभाव में हमने देखा था कुछ साहित्य में प्रभाव पड़े, उसके रीजंस देखे थे। ठीक है। इसके अलावा अपन ने देखा था कि इतालवी साहित्य में क्या क्या कौन कौन से कवि हुए या कौन कौन से रचनाकार हुए, उनकी रचनाएं देखी थी। ठीक है। कुछ अलग अलग क्षेत्र के व्यक्ति थे, उनको भी देखा था। फिर फ्रांसीसी भाषा में किस किसने कौन कौन साहित्यकार आ गया है। अब अपन देखते हैं इंग्लिश में कौन कौन आ गया है। ठीक है। इंग्लिश, सॉरी ये मार्कर का थोड़ा सा इश्यू चल रहा है ना। इंग्लिश साहित्य में, तो इंग्लिश साहित्य में कौन कौन आ गया है तो नाम लिख लीजिए। चौसर का, थॉमस मूर का, विलियम शेक्सपियर का, स्पेंसर का, मार्लो का और जॉनसन का। तो ये नाम है। पहला नाम आता है किसका? चौसर का। जॉफ्री चौसर बोलते हैं इसको ना। जॉफ्री चौसर जो है वो बेसिकली इनको बोलते हैं अंग्रेजी काव्य के जनक। सबसे पहले नाम आएगा तो जनक ही कहलाएगा। कौन कौन नाम आता है अंग्रेजी काव्य में? पहला नाम आता है चौसर का, सॉरी इंग्लिश ध्यान दो। इंग्लिश इंग्लिश में पहला नाम आता है चौसर। ठीक है। तो पहला साहित्यकार आता है हमारा चौसर। चौसर को अपन बोलते हैं अंग्रेजी काव्य के जनक। तो ये क्या है? अंग्रेजी काव्य के जनक। इसके अलावा चौसर ने ना सैक्सनी भाषा में, क्योंकि अपन यूके को अगर देखेंगे ना तो यूके बहुत सारे प्रांतों में बटा हुआ है। ठीक है। तो वहां पे एक प्रांत पड़ता था सैक्सनी। सैक्सनी के ड्यूक जो थे वहां पे शासन संचालन, मैंने कहा था ना यूरोप में सामंती व्यवस्थाएं प्रचलित में थी। तो सामंती व्यवस्थाओं में सेक्सन नाम का प्रांत था जहां पे अलग ड्यूक होता था, एक सामंत होता था। इंग्लैंड अलग था। ठीक है। वेल्स अलग था, आयरिश अलग था। तो अब ये पूरा जो एरिया है ना वो बहुत सारे छोटे छोटे प्रांतों में डिवाइडेड था। इसलिए जोफ्री चौसर जो है सेक्सनी प्रांत के थे, इसलिए सेक्सनी वहां की जो लैंग्वेज थी वो सेक्सनी भाषा। ठीक है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि सेक्सनी भाषा में लिखा इनकी है दो चीजें, तीन चीजें याद रख लेना इनकी, है ना। एक है कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स इन्हीं की है। एक है इसकी इनकी है दूसरी रचना, वो है ट्रायल्स एंड क्रेसिडा। ट्रायल्स एंड क्रेसेडा, ट्रायल्स एंड क्रेसेडा भी इन्हीं की है। एक और रचना है इनकी जिसको बोलते हैं अपन सीनेट। ठीक है। अच्छा, कैंटरबरी टेल्स क्या है? कैंटरबरी टेल्स है कैंटरबरी टेल्स है संत थॉमस गिरजाघर में 30 यात्रियों की द्वारा कथाएं सुनाई गई। तो ये एक स्थान है कैंटरबरी। कैंटरबरी में जो कहानियां सुनाई गई ना, संत गिरजाघर, सेंट थॉमस गिरजाघर है, सेंट थॉमस चर्च है, वहां पे 30 कहानियां सुनाई गई। 30 संतों द्वारा विभिन्न विभिन्न कहानियां सुनाई गई। उसके ऊपर जो लिखा गया है वो है कैंटरबरी टेल्स। ठीक है। लिख लेना आप, ये चीज मेंशन कर लेना आपके नोट्स में। इसके अलावा ट्रायल्स एंड क्रेसेडा है। ट्रायल्स एंड क्रेसेडा जो है वो ट्राय संघर्ष या ट्रोजन के युद्ध, ट्रोजन के युद्ध है। तो ट्रायल्स प्रेमी था और क्रेसेडा उसकी प्रेमिका थी, दोनों मारे गए थे। ट्रायल्स और क्रेसेडा ये दोनों प्रेमी थे और युद्ध हुआ था कौन सा? ट्रायजन का युद्ध, ट्राय का युद्ध कहते हैं इसको, है ना। ट्रोजन भी बोलते हैं, ट्रोजन ट्राय। ठीक है। तो ट्राय संघर्ष में दोनों प्रेमी प्रेमिका मारे गए थे। ट्रायस प्रेमी का नाम था ट्राय और क्रेसेडा उसकी प्रेमिका थी, दोनों मारे गए थे। ठीक है। फिर इसके अलावा एक सीनेट थी, तो आप ये चीज याद रख लेना। थॉमस, फिर सेकंड नाम आता है थॉमस मूर का, बहुत फेमस आदमी थॉमस मूर। आप धर्म सुधार में भी पढ़ेंगे थॉमस मूर का क्या योगदान। ठीक है।
तो थॉमस मूर, थॉमस हिंदी में लिखना, ठीक है, थॉमस मूर, ठीक है। थॉमस मूर ने लिखी थी यूटोपिया, अपोलॉजी और डायलॉग। इसकी 3 रचनाएं कौन कौन सी? यूटोपिया, अपोलॉजी और डायलॉग्स, ठीक है। ये तीनों रचनाएं थॉमस मूर की है। इसके अलावा हम देखते हैं, अच्छा, यूटोपिया जो है काल्पनिक राज्य की कल्पना है। एक काल्पनिक राज्य रहता है, एक बड़ा फेमस उपन्यास है, ये मैंने आरंभिक दिनों में पढ़ा था काफी। तो एक काल्पनिक राज्य की कल्पना करते हैं, इसको हम समाजवाद का जो आरंभिक अवस्था है वो भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, मैं बिकॉज मैंने पढ़ी हुई है तो मैं थोड़ा सा आपको गद्यांश बता सकता हूँ कि बहुत सारे नाविक होते हैं, उनमें से एक समझदार नाविक होता है, वो सब लोग जो है इंग्लैंड छोड़ के चले जाते हैं, इंग्लैंड छोड़ के एक निर्जन टापू में जाके बस जाते हैं। उस टापू में जाके यहाँ पे बहुत सारी नावें डॉक करते हैं, उन्हें लगता है निर्जन है, यहाँ पे कोई नहीं रहता। वहां पे उन्होंने समाजवाद की ऐसी व्यवस्थाएं कायम की, जिसको आज के टाइम पे अपन समाजवाद बोलते हैं, उस टाइम पे तो कुछ और ही, मतलब ऐसा कोई वो था नहीं, नाम नहीं था। तो वहां पे उन्होंने जमीनें आपस में बांट ली, एकदम बराबर बराबर जमीनें बांटी, ठीक है। एक ऐसा राज्य बनाया इन लोगों ने जिसको अपन ट्रू सेंस में समाजवाद कह सकते हैं, इसलिए ये काल्पनिक राज्य की कल्पना है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं कि ये जो है ना, हम कभी भी बोलते हैं ना कि यूटोपियन कल्पना है, कि ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि सब लोग बराबर हो, जहां पे सभी के पास सेम जमीनें हो, सभी के पास बराबर हिस्सा हो, सभी जो है ना हमारे राज कार्यों में समान रूप से पार्टिसिपेशन करें, सभी जो है समान रूप से सोचें। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो वो एक विचारधारा के नीचे काम करें, है ना। तो ऐसी चीजें नहीं हो पाती, इसलिए अपन बोलते हैं इसको यूटोपियन राज्य। यूटोपियन राज्य मतलब एक काल्पनिक राज्य है, जिसमें एक काल्पनिक आदर्श राज्य है, ये आदर्श राज्य जहां पे सबके पास बराबर बराबर हक है, ठीक है, बराबर प्रॉपर्टी है, बराबर पैसा है, बराबर हक है, बराबर अधिकार है, ठीक है। तो ये एक यूटोपियन कल्पना है, तो आदर्श काल्पनिक राज्य की कल्पना थी, इसीलिए बहुत फेमस हुए हैं ये दार्शनिक, है ना। तो जैसे प्लेटो ने सोचा था ना एक काल्पनिक राज्य, उसी तरीके का राज्य है। अपोलॉजी है, डायलॉग भी इन्हीं की है, ठीक है। डायलॉग में क्या है, मतलब डायलॉग्स है चर्च के और उनके बीच में। और इसके अलावा जो है, ये जो है राज्य की भेंट चढ़ गए थे, धर्म सुधारों के टाइम पे अपन पढ़ेंगे कि राज्य वर्सेस चर्च हो गया था इनके टाइम पे, तो इन्होंने चर्च को सपोर्ट किया लास्ट टाइम में। और हेनरी जो एट था ना, हेनरी जो एट थे, इन्हें फांसी दे देंगे, हेनरी एट, ठीक है, इंग्लैंड पुल पर चढ़ा देंगे फांसी पे। इसके बाद आता है विलियम शेक्सपियर। विलियम, हिंदी में लिखना था, मैं सबको इंग्लिश में लिखे जा रहा हूं, आप लिख लेना हिंदी में, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जो है, उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। चलो अपन एक चीज देखते हैं, एलिजाबेथ का काल, 4-5, है ना। एलिजाबेथ के काल में 3 फेमस बर्ड हुए उनके। बर्ड वो वाला BIRD नहीं है, BERD है। बर्ड मतलब होते हैं गवैये एक तरीके से। तो एलिजाबेथ का काल, इनमें 3 कौन कौन है? एक तो विलियम शेक्सपियर हुए, एक हुए मार्लो, एक हुए जॉनसन, मार्लो और जॉनसन, ठीक है। एक और थे एडमंड स्पेंसर, ये शायद स्पेंसर, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर की बहुत कविताएं हैं, बहुत निबंध है, बहुत सारी रचनाएं हैं अलग अलग टाइप की। तो हम देखते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस, आपका अगर किसी के पास इंग्लिश लिटरेचर होगा ना BA में, तो आपने वो रचना अवश्य पढ़ी होगी, मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसके अलावा मैकबेथ भी आपने पढ़ी होगी शायद, है ना। तो मैकबेथ हो गया, मर्चेंट ऑफ वेनिस हो गया, लिख लो आप, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस शहर है इटली में, और मैकबेथ
मैकबेथ, इसके अलावा अपोलोजी, अपोलोजी तो थॉमस मोर की थी ही, है ना। मैकबेथ हो गया। हेमलेट है, हेमलेट भी इन्हीं की है। रोमियो जूलियट भी इन्हीं की है। एज यू लाइक इट, ये भी इन्हीं की है। एज यू लाइक इट, मच अडो अबाइड नथिंग, मच अबो अबाइड नथिंग, ये भी आप इन्हीं में लिख लो, है ना। आप लिख लो फटाफट से, क्योंकि ये बहुत सेशन बहुत लंबा हो जाएगा वैसे भी। फिर मार्लो है, मार्लो आया। मार्लो ने जो है इसको बोलते हैं अंग्रेजी नाटक का पिता। मार्लो को क्या बोलते हैं? ये नाटक का, अंग्रेजी नाटक होते हैं ना, उनका पिता है मार्लो। तो मार्लो की कुछ रचनाएं याद रख लेना। तैमूर द ग्रेट, तैमूर इसकी रचना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तैमूर द ग्रेट। इसके अलावा एडवर्ड सेकंड, वहां का राजा हुआ था। एडवर्ड टू, एडवर्ड सेकंड। एडवर्ड सेकंड के अलावा भी इसकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे द जू ऑफ माल्टा, डॉक्टर फ्रॉस्टर और टेम्बर लैन। ठीक है, द जू ऑफ माल्टा, द जू ऑफ माल्टा, डॉक्टर फोस्टर, और एक कौन सी थी? एक थी टिम्बर लैन, टिम्बर लैन। तो आप ये लिख लेना प्लीज, है ना। मैं कुछ नाम इनमें नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज फेमस बहुत है ना विलियम शेक्सपियर, तो ऐसे आती है इसकी रचना है। फिर जॉनसन आता है। जॉनसन जो है उसकी कोई ऐसी रचना है नहीं इंपॉर्टेंट। स्पेंसर की फेयरी क्वीन जरूर याद रखना, एडमंड स्पेंसर, फेयरी क्वीन। ठीक है, फेयरी क्वीन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद रख लेना आप, तो जितने में आपका काम हो जाएगा इंग्लिश साहित्यकारों में। ओके, डन है हमारी तरफ से। इसके बाद जो है कुछ स्पेनिश भी है। स्पेनिश में दो ही नाम याद रख लेना, मैं फटाफट से कर लेता हूँ स्पेनिश में। क्योंकि आज का सेशन इतना फैक्चुअल हो रखा है ना, कि आप जो है इसमें हर लाइन जो है ऐसे याद करने की है फैक्ट। देखो, अगर मेरे को टाइम मिला ना आपके इसको पढ़ाने का, और आप लोगों ने अच्छा सहयोग दिया, तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम पे या कुछ चैनल बना लेंगे अपन, और वहां पे आपको मैं बहुत सारी चीजें ऐसी प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको ये लिखने की मेहनत से थोड़ा सा आपको सहूलियत हो जाए। तो मैं ऐसी कोई चीज प्रयास करता हूँ आपको, अगर आप जुड़ते हैं ज्यादा से ज्यादा, आपका अच्छा सहयोग मिलता है, तो हम इतनी मेहनत भी कर लेंगे आराम से। ठीक, तो अब आप ये चीज देखिए कि स्पेनिश साहित्य में किस किसने योगदान दिया। स्पेनिश, स्पेनिश में जो है नाम याद रख लेना आप इसका, है ना। सर्वेंटिस, एक ही आदमी है सर्वेंटिस, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी। सर्वेंटिस की किताब है डॉन क्विक्सोट, DAWN वाला है ये डॉन। ठीक है, डॉन क्विक्सोट, डॉन क्विक्सोट सर्वेंटिस की किताब है। इसमें ये फेमस डायलॉग मारते हैं, हर कुत्ते का दिन आता है, दिन आता है, खीर का स्वाद प्रमाण में, है ना। ये ऐसे डायलॉग जो है ना, इसी में खीर का स्वाद प्रमाण खीर का स्वाद प्रमाण में, एक ही प्रकार के पंख वाले पक्षी जो है ना एक साथ उड़ते हैं। तो एक ही प्रकार के पंख वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं, उड़ते हैं। ये सब इसी में लिखी हुई है। और देखो, ये ऐसा ऐसा पूछा तो नहीं गया आज तक, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, तो आप इन चीजों को कवर करते चलिए, कुछ भी छोड़ना नहीं अपने को, राइट। फिर एक नाटककार है लोप डी वेगा, नाटककार है लोप डी वेगा। ये नाटककार इसके बारे में लिखते हैं कि 150 सुखांत और 400 प्लस धार्मिक और लाक्षणिक नाटक लिखे। इस सर्वेंटिस ने, है ना, 150 सुखांत और 100 प्लस जो है 100 से ज्यादा, सॉरी 400 से ज्यादा धार्मिक लाक्षणिक नाटक लिखे हैं। 400 से ज्यादा धार्मिक लाक्षणिक नाटक लिखे, लाक्षणिक नाटक लिखे। ठीक है, ये आप देख लीजिए, है ना। स्पेनिश में ये एक ही है। फिर आता है डच। डच को अपन हॉलैंड बोलते हैं, हॉलैंड को अपन नीदरलैंड बोलते हैं। ये सारे नाम एक ही है, डच, हॉलैंड, नीदरलैंड। ठीक है, यहाँ का फेमस आदमी इरेस्मस।
अपन ने कल पढ़ा था मानववाद का राजकुमार किसको बोलते हैं, तो वो किसको बोलते हैं, इरेस्मस को ही। क्यों बोलते हैं, इनकी फेमस किताब है इन द प्रेज ऑफ फॉली। क्या नाम है किताब का, इन द प्रेज ऑफ फॉली। फॉली बोलते हैं मूर्खत्व को, तो मूर्खत्व की प्रशंसा में, इसका हिंदी अनुवाद है मूर्खत्व की प्रशंसा में। ठीक, ऑन द प्रेज ऑफ फॉली क्या किया, मजाक के अंदाज में या व्यंग्य शैली में धर्म पर कटु आलोचना की। ठीक है, धर्म का मजाक उड़ाया। अपन इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, किसमें, धर्म सुधार में, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इनको, इरेस्मस को। ठीक है, इसके अलावा पहला वैश्विक नागरिक इसी को बोलते हैं, और मानववादियों का राजकुमार मैंने बता दिया। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख दो, पहला वैश्विक नागरिक किसको बोला जाता है, इरेस्मस को ही बोला जाता है। तो ये प्रश्न आएगा आपके कि पहला वैश्विक नागरिक किसको बोला जाता है, तो वो है आंसर इरेस्मस। तो ये डच का ही है। ठीक है, इसके अलावा स्पेन हो गया, डच हो गया, फ्रांसीसी हो गया, इंग्लिश हो गया। अब क्या बचा अपना, अब बचा पुर्तगाली। तो पुर्तगाल में कौन आया, पुर्तगाली साहित्य में है कैमोन्स। कैमोन्स के लुसियाड, कैमोन्स नाम का एक फेमस राइटर है, उपन्यासकार है। इसकी है कैमोन्स की, क्या नाम बताया था, लुसियाड। ये बहुत फेमस किताब है लुसियाड। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि वास्को डिगामा का जो यात्रा वृतांत है ना, वो कहाँ पे मिलता है अपने को, तो वास्को डिगामा का यात्रा वृतांत कहाँ मिलता है अपने को, लुसियाड में, जो कैमोन्स द्वारा लिखी गई है। ठीक है, एक बहुत सारे और भी बहुत लोग आते हैं, प्रिज्वर्ड स्मिथ है, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न कल्चर, है ना, पोजियो ब्रांथियोलिनी है, ऑन ओरेसिस ऑन नोबेलिटी, डेकार्ट है। मैं, है ना, प्रयास करूंगा, क्योंकि इतने सारे हैं हम लिख नहीं पाएंगे बोर्ड पे, तो मैं प्रयास करूंगा आपको कि जैसे मैं फ्री होता हूँ तो मैं एक ऐसा मैटर का कलेक्शन बनाऊं जो आपको फैक्ट्स की सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाए, है ना। तो बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, तो आपको वो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अभी तक के लिए ये महत्वपूर्ण है, वो आप देख लीजिए। ठीक है, हमारा साहित्य वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक, साहित्य के बाद अपन क्या देखेंगे, प्रभाव पढ़ रहे हैं अपन अभी भी, है ना। साहित्य के बाद अपन देखेंगे कि आर्ट में क्या क्या डेवलपमेंट आया। ओके, तो कला में क्या क्या प्रभाव पड़ा पुनर्जागरण का। ठीक है, काफी बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, कोई बात नहीं, थोड़ा बोरिंग भी हो रहा होगा कई महीने, क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है ना। साहित्य अपना हो गया, अब अपना आएगा कला। ठीक है, आर्ट। तो आर्ट में क्या क्या परिवर्तन आया, थोड़ा सा ही परिवर्तन आप देखिए, यहाँ पे कुछ समझने जैसा है हल्का फुल्का। ठीक है, कला में अपन देखेंगे सबसे पहले चित्रकला देखेंगे, चित्रकला, फिर देखेंगे थोड़ा सा स्थापत्य कला, स्थापत्य के साथ ही अपन देख लेंगे मूर्ति कला, और मूर्ति कला के साथ अपन क्या देखेंगे, संगीत भी देखेंगे, है ना, संगीत। ठीक है, अच्छा, तो चित्रकला सबसे बड़ी है ना। तो अपन देखते हैं सबसे पहले संगीत में क्या क्या डिफरेंशिएशन आया। संगीत में बहुत सारी नई विधाएं आ गई। ठीक है, तो ऑर्केस्ट्रा है, पहले एक रिबीक नाम का म्यूजिक था, ये बात ध्यान से समझ लो ना। रिबीक जो है वो एक म्यूजिक परंपरा थी, रिबीक नाम का म्यूजिक चलता था। रिबीक के स्थान पे बहुत सारी परंपराएं विकसित होगी, जिसको अपन बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा। इसके अलावा, हाँ, ऑर्केस्ट्रा के अलावा क्या क्या आया, हॉप्सिकार्ड। ठीक है, हॉप्सिकार्ड के अलावा ओपेरा, ओपेरा जिसको अपन बोलते हैं, हॉप्सिकार्ड, फिर ओपेरा। ठीक है, और ओपेरा के अलावा ओरेटेरिया, ओरेटेरिया। अच्छा, एक चीज ध्यान देने की है कि जो संगीत में जो पुनर्जागरण के इफेक्ट दिखेंगे ना आपको, वो चर्च में ही दिखेंगे। क्योंकि देखो, चर्च ऑलरेडी म्यूजिक में काफी ज्यादा समृद्धशाली परंपरा रखता था चर्च। ठीक है, ऑलरेडी
तो हम देखते हैं ना कि संगीत में अपने को अगर अपन ऐसे समझने की कोशिश करें कि यार संगीत में भी पुनर्जागरण में तो बाहरी संगीत, बाहरी लोग इनको तवज्जो देने लग गए होंगे, डेफिनेटली देने लग गए होंगे, लेकिन जितना संरक्षण संगीत में चर्च ने दिया है ना, ये बहुत पॉजिटिव बात है चर्च के बारे में। संगीत में पुनर्जागरण का जो प्रभाव दिखता है ना, वो चर्च में ही दिखता है। ये ऑर्केस्ट्रा चर्च में बजेंगे, हॉप्सिकार्ड चर्च में बजेंगे, ओपेरा भी चर्च में बजेंगे और ओरेटेरिया भी चर्च में बजाए जाएंगे। ठीक है, तो जितने प्रभाव है ना वो चर्च में ही दिखेंगे। ठीक है, रिबीक पहले एक वाद्य यंत्र था, रिबीक नाम का एक वाद्य यंत्र था, उसके स्थान पर कौन सा वाद्य यंत्र आ गया? वायलिन। ठीक है, रिबीक के स्थान पर वायलिन का प्रचलन बढ़ गया। रिबीक परंपरा नहीं थी, सॉरी, ये एक वाद्य यंत्र था, रिबीक नामक वाद्य यंत्र के स्थान पर वायलिन ने उसका स्थान ले लिया। अच्छा, कुछ फेमस संगीतकार के नाम लिख लो आप, क्योंकि पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ ले, मान लो। वैसे संगीत में बहुत कमी हुआ है प्रोत्साहन। तो एक तो मिस्किन दास का नाम लिख लो, थोड़े इंडियन से नाम है इसमें, है ना। मिस्किन दास है, बर्ड आ जाएगा एक, विलियम बर्ड, है ना, बर्ड आ जाएगा। इसके अलावा बुल आ गया, और एक पेलेस्ट्रीना नाम का है, मार्च ऑफ मार्च, है ना, बुल आ गया। ठीक है, और पैलेस्ट्रीना की कृति है बहुत फेमस, मार्च ऑफ मार्सिले, मार्सिले। ठीक है, ये एक संगीत पर पुस्तक है, ध्यान रख लेना, फटाफट से आप नोट कर लो। ठीक है, ऑर्केस्ट्रा, हॉप्सिकार्ड, ओपेरा, ओरेटेरिया, मिस्किन दास, बर्ड, बुल, पैलेस्ट्रीना, मार्च ऑफ मार्सिले संगीत पर पुस्तक है, याद रख लेना। इसके अलावा स्थापत्य में क्या क्या परिवर्तन आया? स्थापत्य का कुछ परिवर्तन जो है हम देखेंगे। स्थापत्य में देखो क्या क्या परिवर्तन आएगा। स्थापत्य में वो था, पुनर्जागरण से पहले जो है ना, पुनर्जागरण से पहले एक परंपरा चलती थी यूरोप में, ठीक है, जिसको अपन बोलते थे गोथिक परंपरा। क्या बोलते थे? गोथिक। तो गोथिक परंपरा बोलते हैं इसको, अपन जंगली परंपरा भी बोलते हैं, कर्कश परंपरा, हाँ कुछ भी बोलते हैं। तो ये जंगली शैली थी। इसके स्थान पर एक शैली विकसित हुई जिसको अपन बोलते हैं बारोक। वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्थापत्य की गोथिक परंपरा के स्थान पर यूरोप में बारोक शैली ने उसका स्थान ले लिया। ठीक, बारोक शैली लिख लीजिए, गोथिक के स्थान पर बारोक। फिर एक आदमी था ब्रुनेलेस्की, है ना। स्थापत्य का जनक किसको बोलते हैं? इसमें जनक है ब्रुनेलेस्की, जिसने ये बारोक शैली दी, लेस्की। ठीक है, ब्रुनेलेस्की इतने काफी है आपके लिए। थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना कि सेंट ग्राफियस नाम के चर्च में पज्जी चैपल का निर्माण किया था ब्रुनेलेस्की ने। ब्रुनेलेस्की ने क्या काम किया था? पज्जी चैपल होते हैं गिरजाघर का जो मेन, जैसे अपना मंदिरों का जो मुख्य भाग होता है ना, ठीक है, वैसे चैपल होते हैं। पज्जी चैपल का निर्माण करा था कहां पे? ब्रुनेलेस्की नाम से स्पष्ट है, ग्राफिस, याद रखना, ग्राफिस नाम का चर्च था, सेंट ग्राफिस चर्च में, सेंट ग्राफिस चर्च। पज्जी चैपल स्थापत्य की शैली थी बारोक। ठीक है, इसमें बारोक की विशेषता क्या क्या थी? इस टाइम पे जो स्थापत्य में चेंज आए थे वो क्या था? एक तो साज सजावट पे ज्यादा जोर देने लग गए ये लोग, साज सजावट पर जोर देने लग गए बहुत। ठीक है, इसके अलावा पत्थरों पर के स्थान पर, जो पहले बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, तो पत्थर और लकड़ी मिक्स यूज करने लग गए। पहले सिर्फ गोथिक जो कला थी उसमें सिर्फ लकड़ी का यूज किया जाता था, अब पत्थर भी मिला के अच्छे मकान बनने लगे, तो पत्थर और लकड़ी दोनों का काम चालू हो गया। इसके अलावा मेहराब, नक्काशी और स्तंभों का भी प्रयोग चालू हो गया।
मैंने आपको बोला था कि ज्ञान के जो विभिन्न डायमेंशन है वो पूरे भागों से यूरोप में फैले। तो पूरी भागों से फैलेंगे तो मेहराबों का प्रयोग शुरू हो गया। स्तंभों का, भारत में स्तंभों का प्रयोग होता था, स्तंभों का प्रयोग शुरू हो गया यूरोप में। इसके अलावा है ना, नक्काशी का प्रयोग, साज सजावट के लिए नक्काशी का प्रयोग शुरू हो जाएगा यूरोप में, नक्काशी का प्रयोग हो गया। इसके बाद एक है रोम और यूनान की मिश्रित शैली का उदय होगा। ठीक है, पुराने टाइम पे जो रोम या यूनान की जो शैली चलती थी ना, प्लस गोथिक आर्ट, दोनों को मिला के एक मिश्रित शैली उभरेगी, मिश्रित शैली, मिश्रित शैली का विकास होगा। ठीक है, इसके बाद गुंबदों का प्रयोग बढ़ जाएगा, क्योंकि इस्लामिक जो रीजन था वहां से जो ज्ञान की परंपरा आई, वहां में गुंबद मिल जाएगा, इनको मेहराब मिल जाएगा। जब भारत में इस्लामिक आक्रमण हुए तो वो भारत से स्तंभ और धरण शैली लेके गए, तो वो परंपरा जो है वो यूरोप में भी ये लोग पहुंचा देंगे, तो स्तंभों का प्रयोग चालू हो गया। नक्काशी जो है वो सभी जगह की एक मिक्सर अप्रोच है, तो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है उसमें भी नक्काशी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंडियन में तो है ही नक्काशी, पर मैक्सिमम जो लोग कहते हैं कि नक्काशी जो है इंडियन देन, भारतीय देन। कारण जो सुलेखन होता है ना, सुलेखन जो परंपरा है स्थापत्य में, वो जो है इस्लामिक लोगों द्वारा शुरू की गई। लेकिन जो नक्काशी परंपरा है जहाँ पे हम अवांग कमल जो है वो यूज करते थे, पत्तियां यूज करते थे, फूल पत्तियां, बेल बूटे, है ना, इनका यूज करता था नक्काशी में। तो इंडियन जो मंदिरों में है ना वो ज्यादा शुरुआती लक्षण जो वहां देखे गए थे। बाद में जो है हमारे जो जहाँ पे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बने उसमें अपन को नक्काशी बड़े लेवल पे दिखाई देती है ना, स्तंभ भी दिखाई देते हैं, इवन मीनारे, है ना, गुम्बद सब दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये पूर्वी संस्कृति की जो देन है ना वो सब पश्चिम में जाने लगी, इस वजह से ये वाला परिवर्तन आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट से, है ना। तो स्थापत्य हो गया हमारा, संगीत हो गया, अब चित्रकला और मूर्तिकला बची। ठीक है, तो फटाफट से मूर्तिकला देख लेते हैं। मूर्तिकला में क्या क्या विकास हुआ? देखो, मूर्तिकला में कुछ परिवर्तन हुए उस टाइम पे। क्या परिवर्तन हो गया? पहले क्या चल रहा था? पहले मूर्तियां बनती ही नहीं थी, हाँ, एक सेकेंड, पहले मूर्तियां कम बनती थी। तो मूर्तिकला मूर्तियां अगर बनती भी थी ना, बहुत लोकल लेवल पे बनती थी, लोकल मतलब स्थानीय स्तर पर बनती थी। ठीक है, और गिल्ड उसको मॉनिटर करते थे। गिल्ड बोलते हैं संघ को, तो श्रेणी बोलते हैं ना, संघ भी नहीं बोल सकते हैं, श्रेणी बोलते हैं, श्रेणी व्यवस्था। भारत में पाई जाती थी श्रेणी व्यवस्था। गिल्ड मतलब एक ऐसा जो जितने भी उस टाइम पे मूर्तिकार थे ना वो आपस में मिलके एक संगठन बना लेते हैं। ठीक है, तो काम करना आसान हो जाता है, एक्सपोर्ट में आसानी होती है, प्राइसिंग सेट करने में आसानी होती है। इस वजह से गिल्ड सिस्टम है ना वो बहुत काफी ठीक ठाक मात्रा में प्रचलित था। तो गिल्ड सिस्टम में एक नुकसान होता है कि जो अच्छे मूर्तिकार है ना उनको प्रॉपर प्राइस नहीं मिल पाता। बुरे मूर्तिकारों को भी वही प्राइस मिल रहा है, अच्छे मूर्तिकारों को भी वही प्राइस मिल रहा है। तो इस वजह से जो अच्छे लोग थे उनको प्रॉपर प्राइसिंग नहीं मिल पाती थी, तो गिल्ड सिस्टम खत्म हो जाता है। जब पुनर्जागरण शुरू होगा तो गिल्ड सिस्टम खत्म हो जाएगा। हाँ, कई जो इतिहासकार हैं वो गिल्ड सिस्टम को खत्म करने को ही पूंजीवाद का उदय बता देते हैं, कुछ इतिहासकार, कि गिल्ड सिस्टम खत्म हो गया यही पूंजीवाद है। बेसिकली देखा जाए, मैंने बताया आपको कि गिल्ड से स्वतंत्र होकर आदमी अपने लेवल पे सोचेगा, इसी को बोलते हैं ना लेस ऑफ फियर, लेट हिम बी फ्री, है ना। आगे अपन पढ़ेंगे वाणिज्यवाद, उपनिवेशवाद सब पढ़ेंगे, पूरी विचारधाराएं पढ़ेंगे, तब अपन देखेंगे पूंजीवाद भी। ठीक है, तो गिल्ड सिस्टम जो है ना, ये संघ श्रेणी व्यवस्था थी, उसको खत्म कर दिया गया पुनर्जागरण में। ठीक है, गिल्ड सिस्टम खत्म, तो आर्थिक गिल्ड सिस्टम की सहायता से मूर्तियां बेचते थे। ओके, अब गिल्ड सिस्टम खत्म हो गया। दूसरा जो प्रभाव दिखता है, जो धार्मिक प्रभाव था ना, धार्मिक प्रभाव खत्म हो गया, और उसके स्थान पर कौन सा प्रभाव आ गया? एक सेकुलर प्रभाव देख सकते हैं आप मूर्तियों पे।
ठीक है, डेविड की मूर्तियां बनाई जाने लगी, कुछ नग्न मूर्तियां बनाई जाने लगी, है ना। तो इस वजह से क्या है, धार्मिक प्रभाव से मुक्त हो चुकी है मूर्ति, सेकुलर आर्ट बनने लगी है ना, लौकिक आर्ट जिसको अपन बोलते हैं ना, ठीक है, जो इस दुनिया से ज्यादा परिचित नजर आए, वो वाली आर्ट बनने लगी, ठीक है, लौकिक। इसके अलावा एक परिवर्तन ये आया इस टाइम पे कि यथार्थ और वास्तविकता पर बल दिया। मैंने जब बोला कि भौतिकवादिता पर बल देंगे, भौतिकवादिता पर बल देंगे, तो भौतिकवाद का मतलब क्या है, यथार्थ, यथार्थ पर बल दिया जाने लगा, है ना। उसकी माइनर चीजों पे बल दिया जाने लगा कि उसके नसों के आकार पे, ठीक है, जैसे अगर किसी को अच्छे से मतलब बॉडी दिखा, जैसे होता है ना हमारे जो यूरोपियन जो स्थापत अपना मूर्ति कला थी, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ना, वो ये थी कि वो जो बॉडी की माइनर चीजें है ना, उस पर भी बहुत ज्यादा जोर देते थे। जैसे वो क्या है, हमेशा बॉडी दिखाएंगे ना, तो वो एकदम जो ऊपर से जो जिन भी मूर्तियों के वस्त्र नहीं पहने हुए, तो एकदम वो सिक्स पैक में दिखाएंगे, ठीक है। तो वैसी जो बॉडी है ना, वो एकदम यथार्थ चित्रण करते हैं उस चीज का, ठीक है। तो वो एक इसमें अपने को परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर इसके बाद जो मध्यकालीन साज सज्जा थी ना, उसके स्थान पर नग्नता का प्रभाव आ गया। तो मैंने आपको बताया था पहले, तो नग्नता का प्रभाव बढ़ा। इसके अलावा क्या परिवर्तन आया मूर्तिकला में, गिल्ड के प्रभाव से मुक्त हो गई और मूर्तिकार जो है उनको उत्कृष्ट मूर्तिकार निकलने लग गए। क्यों? क्योंकि उनको सही मूल्य दिया जाने लगा। तो मूल्य में अगर सही मूल्य हो गया तो मूर्तिकार भी, उत्कृष्ट मूर्तिकार अलग ही दिख जाएंगे, ठीक है। तो गिल्ड सिस्टम खत्म, ठीक है। अब अपन देखते हैं, अच्छा मूल्य मिलने लगा तो आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है लोगों को, और आर्थिक स्वतंत्रता अंततः जाके कहाँ चली जाती है, पूंजीवाद में। तो आपको ये परिवर्तन दिखाई देने लगा। कुछ फेमस मूर्तिकार हैं, 3 मूर्तिकार का नाम याद रखना आपको। एक तो गिबर्टी का नाम है फेमस, लोरेंजो गिबर्टी। गिबर्टी क्यों नाम याद रखने को बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जनक है, सबसे अग्रणी मूर्तिकार यही है ना। तो अग्रणी मूर्तिकार है। इसका काम जो था वो सेंट मारिया चर्च, क्योंकि देखो ये चर्चों का नाम याद रख देना, क्योंकि कभी कभी क्या है, कंफ्यूज करने के लिए चर्चों के नाम देके आपको कनेक्शन पूछ लेगा, है ना, सुमेलित करवाने में। तो सेंट मारिया चर्च, सेंट मारिया चर्च, चर्च के द्वार पर जो मूर्तियां बनाने का काम है, सॉरी, सेंट मारिया चर्च के द्वार पर मूर्तियां बनाई इसने, है ना। तो यहाँ पे 2 द्वार थे, एक तो पूर्वी द्वार था, है ना। पूर्वी द्वार पे क्या बनाया इन्होंने, पूर्वी द्वार पर गेट्स ऑफ पैराडाइज। कभी कभी पूछ लेते हैं कि गेट्स ऑफ पैराडाइज किसकी मूर्ति है, गेट्स ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज ये इसी की मूर्ति है। इसके अलावा जो इसका नॉर्दर्न द्वार था, उत्तरी द्वार था, उसमें मूर्ति बनाई। उत्तरी द्वार पर कौन सी मूर्ति बनाई, उत्तरी द्वार पर द सेक्रीफाइस ऑफ आइजैक, है ना, द सेक्रीफाइस ऑफ आइजैक, ठीक है। कांसे के द्वार पर बनाई गई थी, है ना, कांसे की बनाई गई थी, कांसे की मूर्तियां हैं ज्यादातर, है ना। एंजेलो क्या बोलता है इन मूर्तियों के बारे में, एंजेलो बोलता है ये द्वार पे रखी हुई मूर्तियां है ना, सेंट मारिया चर्च के द्वार पे, तो एंजेलो बोलता है कि ये जो मूर्तियां हैं स्वर्ग में रखे जाने योग्य हैं। ठीक है, तो ये गिबर्टी है। गिबर्टी फेमस था क्योंकि अग्रणी मूर्तिकार थे, आधुनिक जो इसका मूर्ति कला था ना, उसमें सबसे पहला नाम इसी का आता है। फिर दूसरा कौन आया, देखो दूसरा जो बंदा है ना, वो एक फेमस चित्रकार भी है। अपन चित्रकला में उसके बहुत सारे योगदान को देखेंगे, है ना। तो दूसरा बंदा है माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो। एक आदमी और है इसमें, एंजेलो, एक आदमी और है जिसको अपन बोलते हैं डोनाटेलो, डोनाटोलो, डोनाटोलो, ठीक है। डोनाटेलो जो है
इसने बनाई थी 3 मूर्तियां फेमस। एक तो डेविड की मूर्ति थी, दोनातल्लो की डेविड की मूर्ति, और एक थी इसकी, अच्छा डेविड की मूर्ति के बारे में ये देख लो क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। डेविड की मूर्ति, ये इजरायली योद्धा था, है ना, जो एक फिलिस्तीनी योद्धा था गोलियात, तो इजरायली योद्धा था डेविड खुद, वो फिलिस्तीनी योद्धा गोलियात के ऊपर खड़े हुए दिखाई गया है इसको मूर्ति में, ठीक है। तो गोलियात पर खड़ा हुआ, गोलियात पर खड़ा, गोलियात कौन था, फिलिस्तीन का राजा था, तो गोलियात पर खड़ा हुआ दिखाई जाने लगा, है ना। डेविड खुद इजराइल का था ही। इसके बाद इसको इस डेविड की मूर्ति को ही पुनर्जागरण काल की पहली नग्न मूर्ति इसी को बोलते हैं, फर्स्ट नग्न मूर्ति पुनर्जागरण काल की कौन सी थी, डेविड की मूर्ति। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप सब इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट लगा लेना कि ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। डेविड की मूर्ति को पुनर्जागरण काल की पहली नग्न मूर्ति कहा जाता है, क्यों, गोलियत पे खड़ा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो है वेनिस में संत मार्क की आदमकद मूर्ति, आदमी के कद के समान की संत मार्क की मूर्ति, संत मार्क की आदमकद मूर्ति है, आदमी के कद की मूर्ति है, ठीक है, जैसे आदमी का कद होता है ना उतनी, लगभग 6 फीट के आसपास की। फिर सेंट जॉर्ज व सिंगिंग कोयर की मूर्ति, तो कभी कभी अभी पूछा नहीं लेकिन पूछ ही लें कभी, जॉर्जियो आर, ठीक है, सेंट जॉर्ज की मूर्ति ये भी फेमस है इसकी, है ना। इसको एक सिंगिंग कोयर भी है, सिंगिंग कोयर इसकी मूर्ति भी है, इसकी सिंगिंग कोयर की मूर्ति, तो आप याद रख लेना है ना। अब अपन माइकल एंजेलो को देखते हैं, सबसे फेमस आदमी यही है, ठीक है। माइकल एंजेलो, इसकी मूर्ति है पिएटा, क्योंकि इस बंदे ने जो है ना, गिबर्टी ने तो कांसे की मूर्तियां बनाई, इसने भी लगभग अपन ये जो मूर्तियां हैं कांसे की है, इस बंदे ने सबसे पहले संगमरमर की मूर्तियां बनाई, संगमरमर की मूर्तियां, ठीक है। कौन कौन सी फेमस मूर्तियां, कौन कौन सी इसकी, तो एक तो डेविड की मूर्ति है फेमस, जो यही लगभग यही मूर्ति है, गोलियात पर खड़े हुए दिखाए। लेकिन जो अगर पूछ ले कि फर्स्ट नग्न मूर्ति किसकी है, तो ये दोनातेल्लो की है। डेविड की नग्न मूर्ति ये भी बनाता है, ठीक है, कॉपी है उसकी। फिर एक पिएटा है ना, पिएटा। एक है इसकी मूर्ति मोसेस, मूसा की मूर्ति, मोजेस जिसको बोलते हैं, मोसेस की मूर्ति है, मूसा की, वो क्रोधित मुद्रा में ईसा मसीह, और सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में, सूर्योदय और सूर्यास्त को, सूर्योदय और सूर्यास्त को स्त्री पुरुष के रूप में दिखाया गया, स्त्री पुरुष के रूप में दिखाने वाली मूर्ति भी फेमस है ना। और एक और मूर्ति फेमस है इसकी, डॉन की मूर्ति, ये भोर का DAWN है, डॉन की मूर्ति, इसका मतलब होता है सवेरा, सवेरे में जो लालिमा होती है ना उसको बोलते हैं, तो प्रातः काल की मूर्ति एक तरीके, डॉन की मूर्ति बोल सकते हैं ना, डॉन DAWN, डॉन भी बोलते हैं, ऐसे भी आ जाता है किशन, डॉन की मूर्ति, ठीक है जी। तो ये हमारी मूर्ति कला कंप्लीट हो गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि फैक्चुअल डेटा है, मैं कुछ भी नहीं समझा रहा, मैं सिर्फ तथ्यों को लिख रहा हूं आपके सामने, वो भी मैं इधर से देख के लिख रहा हूं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ परिवर्तन हो रहा है कला में, जो है हमारी सबसे प्रमुख कला आती चित्रकला, अंतिम, ठीक है। चित्रकला में क्या क्या परिवर्तन होगा, तो पहला परिवर्तन होगा चित्रकला में वो ये है कि चित्रकला जो है वो धार्मिक बंधनों से मुक्त होगी। अब इसमें लिख लेते हैं अपन फटाफट से, ठीक है। चित्रकला, चित्रकला, चित्रकला में क्या क्या परिवर्तन आए, कौन कौन प्रसिद्ध चित्रकार हैं, दोनों चीजें देखेंगे। परिवर्तन क्या क्या है आप बताओ। देखो, धर्म के बंधन से मुक्त हो गई, धर्म के बंधन से मुक्त हो गई, ज्यादातर चीजों में अपन यही देख रहे हैं कि धर्म का बंधन अब नहीं रहा, तो धर्म का बंधन नहीं रहा तो लौकिक, सांसारिक, मानवीय, विषय
है ना। तो लौकिक, भौतिक, इन विषयों पर ज्यादा से ज्यादा चित्र बनने लगे। फिर क्या हुआ, फिर हुआ कि तेल रंगों का प्रयोग शुरू हो गया। पहले क्या करते थे, तेल रंगों का प्रयोग शुरू हुआ। पहले जो है ना नेचुरल जो भी कलर होते थे ना, पत्थर के फॉर्म में मिलते थे, या तो जैसे खड़ी होती है, अपने गांव में देखते हो आप, व्हाइट कलर की जो खड़ी होती है उसको व्हाइट कलर के रूप में यूज करें, वो प्राकृतिक रूप से मिलती है वो रंग। तो जो भी प्राकृतिक रंग होते थे उनका प्रयोग किया जाता था पहले, लेकिन अब आर्टिफिशियली तेल रंगों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तेल रंग के अलावा कैनवास कलर, कैनवास रंग, चटक रंग, है ना। चटक रंग पहले क्या था, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक कलर होते हैं ना, जिनको तीन रंग बोलते हैं, तीन रंग या 6 रंग उनसे मिलके बनाए जाते हैं, तो वो बेसिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। फिर बाद में इन्हीं रंगों से, इन्हीं बेसिक रंगों को किसी किसी में मिलो के नए नए कलर, अलग अलग चटक रंगों के कलर बनाए जाने लगे। फिर एक जो परिवर्तन आता है वो थी कल्पना व आदर्शवाद के स्थान पर वास्तविकता और यथार्थ का चित्रण हुआ। तो पहले क्या चलता था, कल्पना और आदर्श की बातें होती थी चर्च की, तो उनके स्थान पर यथार्थ चीजों का या भौतिकवादी चीजों का, भौतिकवादी विषयों पर जो है चित्रांकन शुरू हुआ। ठीक है, आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि धर्म के बंधनों से चित्रकला मुक्तों के लौकिक जीवन पे चित्रकारी होने लगी। तेल रंगों के प्रयोग से मुक्तों के प्राकृतिक रंग, तेल रंगों से में जो है चित्रों का अधिक से अधिक प्रयोग होने लगा, कैनवास रंगों का प्रयोग होने लगा, चटक रंगों का प्रयोग होने लगा। पहले क्या होता था, पहले प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था, और जो बेसिक कलर होते थे ना, बेसिक कलर, मूलभूत कलर जिनको बोलते हैं 6 रंग या 3 रंग, उनसे मिलो के ही पहले रंगबाजी की जाती थी उसमें चित्रों में। तो उनको जो है अलग अलग चटक रंगों से सजाया जाने लगा। फिर कल्पना और आदर्श के स्थान पे यथार्थ और भौतिकवादी रंगों का प्रयोग शुरू हो गया। ये अपने 3 मुख्य परिवर्तन आए। अब कुछ प्रसिद्ध चित्रकारों के बारे में देखते हैं, कौन कौन हुआ फेमस चित्रकार। ठीक है, तो सबसे पहला अपना नाम आता है चित्रकारों में, वो आता है जियोटो का। पहला नाम है जियोटो। जियोटो ये पुनर्जागरण, जो पुनर्जागरण की चित्रकला थी ना, उसका पिता भी बोलते हैं, इसको जनक बोलते हैं। तो जियोटो कौन था, पुनर्जागरण कालीन चित्रकला का जनक किसको बोला जाता है, जियोटो को। क्या किया था, हाँ, इसके गुरु का नाम था सिमेबू। सिमेबू मध्यकालीन जो चित्रकारी थी ना, उसका बहुत बड़ा उस्ताद माना जाता था। तो सिमेबू से इसने यथार्थवादी चित्रण सीखा था, यथार्थवादी चित्रण। तो इसने कौन कौन से चित्र बनाए, इसने बनाया उड़ती हुई मक्खी का चित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ती हुई मक्खी। ऐसा यथार्थ चित्रण किया, इसके गुरु भी कंफ्यूज हो गए, यार ये मक्खी उड़ी रही है क्या, ऐसी कथाएं, दंत कथाएं चलती हैं। उड़ती हुई मक्खी का चित्र बनाया। फिर एक निर्दोष की हत्या का चित्र बनाया, निर्दोष की हत्या। फिर एक चित्र बनाया फेमस, चिड़ियों को उपदेश देते संत, है ना, चिड़ियों को उपदेश देते संत, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अलावा चित्र बनाए इन्होंने फ्लोरेंस पे गोल्डन द्वार का चित्र। फ्लोरेंस जो उसका चर्च था ना, फ्लोरेंस चर्च, उसके गोल्डन द्वार पर एक चित्र बनाया, गोल्डन द्वार पर एक चित्र बनाया। फिर इसके अलावा एक फेमस चित्र है बिट्रेल, धोखा। ईसा मसीह को दिया था ना, बिट्रेल किया था उनके शिष्यों ने, तो उस बिट्रेल का भी चित्र है। ठीक है, तो बिट्रेयल यानी कि धोखा, ये 5 चित्र बनाए थे किसने, जियोटो ने। गुरु का नाम सिमेबू, यथार्थवादी चित्रण करते हैं ये लोग, है ना। फिर एक आता है मसासियो, यथार्थवादी चित्रण इसी सीखा था, मसासियो, इस आदमी का नाम याद रखना। इसको बोलते हैं यथार्थवादी चित्रण का जनक, यथार्थवादी चित्रण का जनक। अब ये कैसे हो गया, देखो ये टाइम से तो पहले था, ये है हमारा पुनर्जागरण कालीन चित्रकारी का जनक। ठीक है, सिमेबू से भी लगभग सिमेबू के टाइम का ही था, लेकिन मसासियो जो है ना, यथार्थवादी चित्रण में एक्सपर्ट था। तो यथार्थवादी चित्रण का अगर जनक किसी से पूछे तो वहां पे जियोटो मत लगाना, क्या लगाओगे,
मसासी। ठीक है, मसासी इंपॉर्टेंट है। इसके चित्र है द ट्रिब्यूट मनी, चित्र का नाम है इसका द ट्रिब्यूट मनी। और दूसरा इसका फेमस चित्र है कौन सा, द एक्सपल्सन ऑफ एडम एंड ईव फ्रॉम द गार्डन। तो एक्सपल्सन ऑफ एडम एंड ईव फ्रॉम द गार्डन। तो मतलब एडम और ईव का जो है ना पलायन दिखाया गया है इसमें ना, एक्सपल्सन। ओके, तो ये था अपना मसासियो। इसके बाद नाम आता है फेमस चित्रकार लियोनार्डो दा विंची। हो गया ये शायद आपका, मैं मिटा रहा हूं। फेमस चित्रकार कौन आता है अब, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची बहुत प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं और अब तक के इतिहास के युग पुरुष हुए हैं ये। ठीक है, कैसे हुए लियोनार्डो दा विंची, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे लियोनार्डो दा विंची। इसके बारे में तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बहुत अलग अलग टाइप से। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, क्या थे, चित्रकार हैं, है ना, इसके अलावा इंजीनियर है, ठीक है, निबंधकार हैं, लिखते भी हैं, पुस्तकें भी लिखी है बहुत सारी। ठीक है, तो बहुत सारी, अभियंता है, चिकित्सक भी हैं, कलाविद भी हैं। तो सब बहुमुखी प्रतिभा है। अच्छा, इसमें इतनी बहुमुखी प्रतिभा है कि भाई इनको फिर लोगों को लगा कि यार ये इतना बहुमुखी प्रतिभाशाली आदमी तो कोई रेनेसा मैन ही हुआ, तो इसको बोलते हैं अपन रेनेसा मैन। ऐसा पुनर्जागरणकालीन आदमी रेनेसा है ये, क्योंकि ये क्या चीज, किन चीजों में परिवर्तन लेके आ रहा है, इंजीनियरिंग में भी काम कर रहा है, चिकित्सा में भी काम कर रहा है बंदा, मुर्दों की चीराफाड़ी कर रहा है। इस वजह से मुर्दों की चीराफाड़ी करके इन जो मानवीय जो अंदर की संरचना है ना, उसका बहुत बारीकी से अध्ययन करता है। बारीकी से अध्ययन करेगा तो चित्र बनाने में इसको उतना ही यथार्थ चित्रण करेगा ये। तो इसलिए चिकित्सा में भी, और कुछ बहुत सारी थ्योरी भी देते हैं लियोनार्डो दा विंची, है ना। और आर्ट में तो इसका बहुत बड़ा काम है इसे, है ना। तो ये चीजें आप लिख लो। इनकी फेमस किताब का नाम क्या है, इनकी फेमस किताब का नाम है ट्रीटाइज ऑन पेंटिंग। ट्रीटाइज ऑन पेंटिंग, ट्रीटाइज ऑन पेंटिंग। ठीक है, ये इसकी किताब है। ओके, रेनेसा मैन हो गया। इसी को बोलते हैं परीक्षण का अनुयायी। मैंने बताया ना आपको कि मुर्दों के साथ भी चीराफाड़ी करके ये देखते हैं कि इसमें कितनी और बारीकी लाई जा सकती है, तो परीक्षण करते रहते हैं। इंजीनियरिंग आविष्कारों में भी ऐसे ही परीक्षण करते रहे, इसको बोलते हैं परीक्षण का अनुयायी। इसके अलावा जो है ये बोलते हैं बुद्धिमत्ता जो है अनुभव की पुत्री। इनका फेमस कोट है, बुद्धिमत्ता अनुभव की पुत्री है। आप इनका फेमस कोट ये लिख सकते हैं, फटाफट लिखो, बुद्धिमत्ता अनुभव की पुत्री है। इसके अलावा लियोनार्डो दा विंची का रोल, बहुत सारे चित्र बनाए इन्होंने। इनके कौन कौन से प्रमुख चित्र हुए, पहला है, देखो याद रखने की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूं, एक फेमस है वर्जिन ऑफ रॉक्स। एक चित्र है वर्जिन ऑफ सेंट आने। एक चित्र है इनका फेमस लास्ट सपर, द लास्ट सपर बोलते हैं, रात्रि में जो भोजन होता है ना उसको सपर बोलते हैं। एक इनका फेमस चित्र है मोनालिसा, नाम सुना ही होगा आपने, मोनालिसा। ठीक है, एक इनका चित्र है, हमारे यही है ज्यादातर फेमस और बार बार यही पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग देख लो ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो, है ना। वर्जिन ऑफ रॉक्स जो है वो प्रकृति पर है, प्रकृति सौंदर्य पर। ये वर्जिन ऑफ संत आने है, उनके ऊपर ये चित्र बनाया गया है। लास्ट सपर जो है वो बहुत फेमस है, ईसा का अंतिम रात्रि का जो भोजन था। इसमें ऐसा चित्रण हुआ है कि ईसा मसीह बैठे हुए हैं
उनके सारे शिष्य बैठे हुए हैं, यहाँ टेबल लगी हुई है, खाना बन रहा है, खाना खाना परोसा जा रहा है। लेकिन जो इनके दो शिष्य हैं ना, टोटल 12 शिष्य हैं शायद, या हाँ 12 ही होंगे आई थिंक, ये 11 शिष्य थे। ठीक है, 11 शिष्य थे टोटल। इन 11 में से दो शिष्यों के भावों से समझ में आ रहा था कि उन्होंने ईसा मसीह के साथ गद्दारी करी। ठीक है, तो ऐसा कोई चित्र है, इसको बोलते हैं अपन लास्ट सपर। ठीक है, एक मोनालिसा का फोटो है, मोनालिसा का चित्र है। मोनालिसा के चित्र में इसमें पूछ सकते हैं क्वेश्चन, कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मोनालिसा का चित्र फेमस है उसकी कौतुकमयी मुस्कान की वजह से। कौतुकमयी मुस्कान मतलब आज तक लोग सरप्राइज हैं, ये जो हमारे बड़े बड़े आर्टिशियन है ना, वो सरप्राइज है कि भाई ये चीज है क्या, ये मुस्कान कैसी है, ये कौतुकमयी मुस्कान है। ये मुस्कान पूरी तरह से मुस्कान भी नहीं दिखती है, और मतलब एकदम ऐसी है कि वो कोई सा भी भावान्वेष आ सकता है उसमें, तो इसलिए इसको बोलते हैं कौतुकमयी मुस्कान। कौतुकमयी मुस्कान का चित्र। ठीक है, इसको गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। नेपोलियन इसको पेरिस लेके आया था, लिख लेना, नेपोलियन पेरिस लेके आया था। लुब्रे जो इनका जो लुब्रे में जो अपना संग्रहालय था, वहां पे रखा गया था इसको कुछ दिनों तक के लिए। फिर इसको वापस जब इटली में सरकार बदली, इटली में वापस लेके आया गया, और इसको फिर जब से किसी ने चुराया, चुराने के बाद अभी आज तक हाथ नहीं लगा मोनालिसा। ठीक है, क्यों? इसको इसमें प्रकाश और छाया का प्रॉपर संतुलन है, प्रकाश और छाया का संतुलन है। ठीक है, संतुलन। इसका नाम लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। मूल नाम था इसका लिसाडेल घेरार्दिनी। लिसाडेल घेरार्दिनी, घेरार्दिनी पूछ सकते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। इसके पति का नाम था जियोकोंडा। क्या नाम था इसके पति का? जियोकोंडा। ठीक है, तो ये मोनालिसा है, इसके बारे में ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट। अब तक का मैंने आपको बता ही दिया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है अब तक का सबसे महंगा चित्र है। ठीक है, सबसे महंगा चित्र। ठीक है, ये है अपना आज का पूरा लेक्चर। और इसके बाद अपन पढ़ते हैं लियोनार्डो दा विंची के बाद माइकल एंजेलो। ये भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं, माइकल एंजेलो। ठीक है, बस अब खत्म होने को है अपना माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो है ना, ये भी फेमस चित्रकार है। इन्होंने लगभग 145 चित्र बनाए। कितने चित्र बनाए? 145 चित्र के आसपास। ये इनका जो फेमस कोट है ना, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि चित्र हाथ से नहीं, हाथ से नहीं किससे बनते हैं? दिमाग से। किससे बनते हैं? मस्तिष्क से। चित्र हाथ से नहीं मस्तिष्क से बनाए जाते हैं, मस्तिष्क से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये फेमस कोट है, पूछे जाते हैं। लगभग 145 के आसपास चित्र बनाए। कहाँ कहाँ पे बनाए? फेमस फेमस चित्र बता दो इनके। लास्ट जजमेंट, लास्ट जजमेंट। इसके अलावा फॉल ऑफ मैन, फॉल ऑफ मैन, फॉल ऑफ मैन ईसा मसीह का के ऊपर है ये चित्र। ठीक है, ईसा के जन्म से लेके, ईसा के जन्म से लेके प्रलय तक की कथा, प्रलय तक की जो कथा है ना, पूरा इस चित्र में फॉल ऑफ मैन में दिखाया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो लास्ट जजमेंट है वो सिस्टाइन चैपल, वेटिकन सिटी है, वहां पे सिस्टाइन चैपल है। लिख लेना इस जगह का नाम, क्योंकि मैंने आपको बोला था पहले वेटिकन में पड़ता है। सिस्टाइन चैपल की जो छत है ना, छत की दीवारों पे, छत और दीवारों पे जो चित्र बना है वो लास्ट जजमेंट का चित्र बना हुआ। ठीक है, टोटल लास्ट जजमेंट में 394 चित्र हैं। हाँ, सारे इन्होंने नहीं बनाए, अलग अलग चित्र को इन्होंने तो टोटल 145 ही बनाए, 394 अलग अलग लोगों की सिस्टाइन चैपल में। ओके, इसके बाद आता है क्रिएशन ऑफ गॉड, या क्रिएशन ऑफ एडम भी बोलते हैं इसको। तो क्रिएशन ऑफ एडम भी आ जाए चाहे गॉड आ जाए, दोनों इन्हीं की है। फिर इसके अलावा
गॉड क्रिएटिंग द अर्थ, गॉड क्रिएटिंग द अर्थ, गॉड क्रिएटिंग द अर्थ, अर्थ है ना, हिंदी में लिखो अर्थ, EARTH होता है अर्थ। फिर एक है द डेल्यूज, द डेल्यूज, डेल्यूज भी नहीं किए। फिर पिएटा, बहुत फेमस है पिएटा, तो पिएटा, पिएटा किसके लिए? ये संगमरमर की मूर्ति है पिएटा, मैंने कहा था मूर्तियां भी बनाते थे, संगमरमर की मूर्ति है, अपन ने मूर्ति में पढ़े थे ना माइकल एंजेलो, संगमरमर की मूर्ति है। कुंवारी कन्या ईसा मसीह को अपनी गोद में सुलाए हुए, ठीक है। पिएटा कौन थी? कुंवारी कन्या थी जो ईसा मसीह को गोद में खिलाए हुए हैं, खिला रही है, ठीक है, पिएटा। फिर ये भी कहाँ रखी हुई है? सेंट पीटर्स गिरजाघर में। कहाँ रखी हुई है? सेंट पीटर्स गिरजाघर में, चर्च में, पिएटा। तो फेमस किताबें कौन कौन, फेमस चित्र कौन कौन है? लास्ट जजमेंट है, फॉल ऑफ मैन है, क्रिएशन ऑफ एडम है, एडम और गॉड भी आ जाए, गॉड भी आ सकता है, क्रिएशन ऑफ गॉड आ जाए चाहे एडम आ जाए, इसी माइकल एंजेलो की है। गॉड क्रिएटिंग द अर्थ, द डेल्यूज, पिएटा, ये सब किसकी है? माइकल एंजेलो की। अब एक फेमस आदमी और रह गया, राफेल। राफेल उर्बिनो का निवासी था, इसलिए राफेल उर्बिनो, उर्बिनो का निवासी था इसलिए राफेल उर्बिनो, ठीक है। राफेल कहाँ? उर्बिनो का निवासी था। अब मैं आपको बता देता हूं, है ना, इसमें याद रख लेना, इनकी जो विषय वस्तु थी वो थी वात्सल्य, मातृत्व और बच्चों और के प्रति माता का प्रेम। वात्सल्य, मातृत्व, यानी कि बच्चों के जो प्रति माता का प्रेम है ना, उस पर इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए। क्या क्या नाम थे? सिस्टाइन मैडोना, मैडोना का फेमस चित्र है, सिस्टाइन मैडोना भी कहते हैं इनको, इन्होंने बनाया। इसके अलावा एथेंस का स्कूल, ठीक है, एथेंस का स्कूल कौन चलाते हैं? प्लेटो अरस्तु, उन्होंने एथेंस के स्कूल की कल्पना की थी, मतलब बनाया भी था। तो एथेंस का स्कूल का फोटो कौन, चित्र कौन बना रहा है? राफेल, ठीक है। इसके अलावा द मैरिज ऑफ वर्जिन, द मैरिज ऑफ वर्जिन, द मैरिज ऑफ वर्जिन, ठीक है, द मैरिज ऑफ वर्जिन, और द पोप लियो द 10th विथ 2 कार्डिनल्स। तो मैं अब आपको धर्म सुधार पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें बताऊंगा पोप क्या होता है, कार्डिनल्स क्या होते हैं। तो जो पोप लियो 10th है ना, पोप लियो 10, है ना, ठीक है, विद विद 2 कार्डिनल्स, कार्डिनल्स ये पोप की हायरार्की में आते हैं, है ना, विद 2 कार्डिनल्स। मैं समझाऊंगा आपको कैसे। फिर एक डिस्प्यूटा, इसने एक ग्रंथ लिखा था राफेल ने, डिस्प्यूटा, डिस्प्यूटा, ये एक ग्रंथ है इनका ना। और ट्रिटाइज ऑन पेंटिंग किसने लिखी थी? लियोनार्डो दा विंची ने। डिस्प्यूटा किसने लिखा? राफेल, ठीक है। तो ये हो गया अपना डिस्प्यूटा। स्वर्ग और चर्च, वो पृथ्वी के चर्च की तुलना, है ना। तो स्वर्ग के चर्च में, स्वर्ग में भी एक चर्च होता है और पृथ्वी पर भी एक चर्च होता है, ये लगभग वैसा ही है। सेंट अगस्तस, है ना, उनकी तरह। ऑगस्टस क्या जो है ना, 2 सिटी, दो चर्चों का वो तुलना करते हैं ना, स्वर्ग का चर्च अलग है और पृथ्वी का चर्च अलग है। तो अपन बाद में देखेंगे ये चीज। तो ये आप राफेल की कुछ चित्र देख लीजिए। फिर कुछ एक दो फेमस आदमी है, उनके नाम भी आप लिख लो फटाफट से, जो चित्र कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। लेकिन मैं आपको एक अश्योरेंस देना चाहूंगा कि आप जो ये चीज पढ़ रहे हो ना, इन चीजों से ज्यादा बाहर चीजें आएगी नहीं। देखो, अगर आपने ये 4-5 लेक्चर जो मैंने पढ़ा है ना पुनर्जागरण में, इनसे पढ़ लिया ना, तो पुनर्जागरण से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे ना, तो जितना मेरा अनुभव है ना, मुझे लगता है इससे बाहर ज्यादा चीजें आएगी नहीं आपके, ठीक है। ये मैं अपनी मेहनत है, पिछले 3-4-5 सालों से जो मैं मेहनत कर रहा था, उसका ये पूरा रिजल्ट है। तो अब आप देखते हैं, एक फ्रेंच हॉल्स है, फ्रेंच हॉल्स, हॉल्स की जो रचना है वो है लाफिंग कैवलरी, है ना,
LAUGHING, लाफिंग कैवलरी। कैवलरी बोलते हैं जो सेना होती है ना, उसको बोलते हैं कैवलरी। जो पैदल सेना होती है उसको कैवलरी बोलते हैं। ठीक है, तो लाफिंग कैवलरी इसका चित्र है, हंसती हुई सेना। डच पोर्ट्रेट है ना। फ्रांस 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 हॉल्स कहाँ का था? डच का। फिर इसके अलावा एक फेमस और चित्रकार है टीशियन। टीशियन ने जो है ना, ये तेल चित्र बनाते हैं। टीशियन जो है वो तेल चित्र बनाते हैं। ठीक है, और इनकी रचनाएं हैं वर्जिल की कल्पना, वर्जिल की कल्पना और दस्ताने पहने आदमी। वर्जिल की कल्पना पूछे जा सकते हैं, वर्जिल की कल्पना और दस्ताने पहने हुए आदमी। दस्ताने पहने हुए आदमी। सॉरी, मेरा हैंड राइटिंग इतना खराब नहीं है, बट मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में, बिकॉज ये फैक्चुअल पार्ट है ना, ये कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी इसको देख लो। फिर एक हॉल्स हाल्विन नाम का एक चित्रकार आता है, हॉल्स हाल्विन। हॉल्स हाल्विन, ठीक है। हॉल्स हाल्विन ने क्या क्या लिखा? इसने लिखा था क्राइस्ट इन टॉम्ब, यानी कि कब्र में ईसा। क्राइस्ट इन टॉम्ब, कब्र में ईसा। और एक है इरेस्मस टॉमस मूर हेनरी एड्थ के रूप, कुछ रूप चित्र बनाए थे। रूप चित्र बनाए हैं किसके किसके? इरेस्मस के। आप फेमस आदमियों से परिचित हो, इरेस्मस कौन है? ठीक है, हेनरी द एड्थ, मैं पढ़ाऊंगा आपको, धर्म सुधार में आए हैं सब लोग, है ना। इरेस्मस, हेनरी एड्थ और टॉमस मूर। टॉमस मूर की भी इसने चित्र बनाए। मूर की स्पेलिंग ये होती है MOORE, टॉमस मूर। ठीक है, तो ये हुआ अपना कला के क्षेत्र में जो भी चित्र का। अब फटाफट से 2 मिनट का भी टाइम नहीं है, 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। कुछ विज्ञान में भी देखो परिवर्तन हुए थे पुनर्जागरण काल में, हमने देखा। तो कुछ विज्ञान में जो परिवर्तन हुआ, फटाफट से प्राकृतिक विज्ञान में जो चेंजेस हुए, फिजिक्स में अलग हुए, केमिस्ट्री में अलग हुए, बायोलॉजी में अलग हुए, है ना। लेकिन अपन देखो एनलाइटनमेंट में अपन देखेंगे बहुत सारे विज्ञान में परिवर्तन, लेकिन यहाँ पर कुछ छोटे मोटे तो परिवर्तन पुनर्जागरण काल में अपने को देखने को मिले ना, वो चीज अपन फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले जो चेंजेस आया वो थी बायोलॉजी में चेंजेस। बायोलॉजी, मनुष्य की बायोलॉजी में नहीं, बायोलॉजी में लोगों के आविष्कार में चेंजेस। लोगों ने क्या क्या जाना एक्स्ट्रा पुनर्जागरण काल की वजह से। फिर एक एस्ट्रोफिजिक्स में चेंज हुआ है, एस्ट्रोनॉमी में, है ना। एस्ट्रोलॉजी तो जो है वो खगोल, जो अपना हाथ वाथ दिखाते हैं ना, हस्तरेखा और ये सब एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। एस्ट्रोनॉमी बोल रहा हूँ मैं। एस्ट्रोनॉमी में होता है अपना खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान में क्या क्या परिवर्तन है। और बायोलॉजी में यानी कि शरीर विज्ञान में, रचना विज्ञान में, शरीर रचना में क्या क्या परिवर्तन है। एक फेमस आदमी का नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है वेसेलियस। वेसेलियस, वेसेलियस ने क्या काम किया था ऐसा? वेसेलियस ने मानव शरीर की बनावट का विश्लेषण किया और मानव शरीर की बनावट के आधार पे इसने एक बुक लिखी, तो 7 बुक्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। 7 बुक्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। किसकी रचना है ये? वेसेलियस की रचना। एक दूसरा फेमस आदमी आता है जिसको बोलते हैं अपन विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, हम बहुत, मैं कह रहा हूं आपको, मैं एनलाइटनमेंट में फिर से रिवीजन कराऊंगा, बट यहाँ पे कुछ फेमस जो पर्सोना है इनका नाम आना बहुत जरूरी है। ठीक है, एनलाइटनमेंट में अपन पूरा विज्ञान और पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, उसमें फिजिक्स पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे कि किसमें क्या क्या परिवर्तन है, क्योंकि एनलाइटनमेंट की घटना है ना वो 17वीं 18वीं शताब्दी में जाएगी, है ना। तो जो आविष्कार वहां होंगे अपन वहां भी देख लेंगे, और ये पुनर्जागरण के कुछ आविष्कार हैं वो भी अपन वहां पे कवर कर लेंगे, ताकि एक ही जगह मैटर का कलेक्शन हो जाए आपका, है ना। राइट। फिर विलियम हार्वे, इसने रक्त परिसंचरण तंत्र का सिद्धांत दिया। रक्त परिसंचरण का, परिसंचरण तंत्र के बारे में इन्होंने अध्ययन किया, इसकी जानकारियां जुटाई, और इनकी बुक है ऑन द मोशन ऑफ हार्ट एंड ब्लड। क्या नाम है इनका? ऑन द मोशन ऑफ हार्ट एंड ब्लड। ऑन द मोशन ऑफ हार्ट एंड ब्लड, ये इनकी
किताब का नाम है। खगोल विज्ञान में कुछ लोग आए, पहला नाम आता है टॉलमी। टॉलमी टॉलमी ठीक है। टॉलमी जो है जियोसेंट्रिक भूकेंद्रीय सिद्धांत देता है। टॉलमी ने, ये पुराने टाइम का है ना, ये देता है जियोसेंट्रिक हमारी। अब इसको आप समझिए,